हेलो एवरीवन। तो वेलकम बैक टू जीओसी। जीओसी में हम लोग क्या कर रहे थे? जीओसी में बहुत सारी चीजें हमने कर ली। लास्ट लेक्चर में हमने मेसोमेरिक इफेक्ट किया था और आज के इस प्यारे से वीडियो में हम लोग करने वाले हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब समझो मुद्दे की बात। मुद्दे की बात यह है कि ऑर्गेनिक रिएक्शन और इनऑर्गेनिक रिएक्शन में बेसिक डिफरेंस क्या है। इनऑर्गेनिक रिएक्शन इतना फास्ट होता है कि रिएक्टेंट आपस में मिला और तुरंत प्रोडक्ट बन गया। रास्ते में क्या हुआ तुमको हवा ही नहीं लगेगा। जैसे एसिड और बेस को रिएक्ट करवाया है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को रिएक्ट करवाया, न्यूट्रलाइजेशन, तो इतना फास्ट रिएक्शन होता है कि रास्ते में क्या हुआ अपने को कुछ पता नहीं चलेगा। क्या बोलते, बत्ती गुल मीटर चालू, ऐसा ही ऐसा हो जाएगा। ठीक, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट का यूज कहां पे है? ऑर्गेनिक में क्यों यूज है? क्योंकि ऑर्गेनिक रिएक्शंस आर मॉडरेटली पेस्ड। उसका स्पीड जो होता है वो बहुत ज्यादा नहीं होता है। ऐसा स्पीड होता है कि तुम उसके प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन को ऑब्जर्व कर सकते हो, उसको ट्रैक कर सकते हो। वी कैन ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, उसके मैकेनिज्म को ट्रैक कर सकते हैं। और हर ऑर्गेनिक रिएक्शन में रास्ते में इंटरमीडिएट बनता है। तुम रिएक्टेंट लेते हो, कुछ इंटरमीडिएट बनता है, फिर प्रोडक्ट बनता है। ठीक, तो जो इंटरमीडिएट बनता है वो कौन कौन सा इंटरमीडिएट बनता है? तो उसमें से है कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन और बेंजाइन। दीज आर द रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। अब इस सब रिएक्शन इंटरमीडिएट को अच्छे से एक एक करके पढ़ने वाले हैं हम लोग और बवाल मचाने वाले हैं। राइट, तो चलो एक एक करके स्टार्ट करेंगे भाई साहब। कार्बोकेटायन जो है आपका, इसमें क्या देख रहे हैं आप? कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज है तो ये कार्बोकेटायन हो गया। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो कार्बे एनायन हो गया। फ्री रेडिकल पहले भी बता चुका हूं, ये होमोलिटिक क्लीवेज से बनता है। कैसे बनता है बता चुका हूं ये पहले, होमोलिटिक क्लीवेज शुरू में ही बताया था। ये होमोलिटिक क्लीवेज से बनता है। और ये जो दोनों है ये हेटेरोलिटिक क्लीवेज से बनता है। ये भी कैसे बनता है? हेटेरोलिटिक क्लीवेज से बनता है। ये भी कैसे बनता है? हेटेरोलिटिक क्लीवेज से बनता है। कार्बीन, नाइट्रीन और बेंजाइन ये कैसे बनता है? इन सब चीजों को तो हम लोग आगे जाके देखेंगे, बट अभी थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन इसके बारे में ले लेंगे। ठीक, तो एक एक करके सबका हम लोग शिलान्यास करने वाले हैं, एक एक करके सबको निपटा देंगे। सो फर्स्ट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम कार्बोकेटाइन। पहले ये टेबल ट्री बना लो तुम लोग, ठीक है भाई लोग? चलो देखो, पहले तो तुम कार्बोकेटाइन देखो, उसके बाद स्टेबिलिटी वगैरह पे जाएंगे। हेडिंग तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, बट पहले हम लोग देखते हैं कि कार्बोकेटाइन कैसे बनता है। मान लो हमारे पास है CH3Cl और ये बॉन्ड अगर टूटा तो इस बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन होगा वो दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाएगा? Cl लेके जाएगा। बोलो क्यों? क्योंकि Cl क्या है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। कॉमन सेंस का बात है। तो ये CH3+ बना और ये Cl- बना। अब ये तुम्हारा CH3+ बना, यही तुम्हारा क्या है? कार्बोकेटायन। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या कार्बोकेटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? अगर मैं इस कार्बन को देखूं तो 3 हाइड्रोजन है और एक पॉजिटिव चार्ज, यानी एक वेकेंट ऑर्बिटल है। इसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2, 2 4, 2 6। क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? द आंसर इज नो। इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट ही नहीं है। वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, एक ऑर्बिटल खाली होगा कि नहीं? इसका मतलब इसको गरीबी है इलेक्ट्रॉन का। अगर कहीं से इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। जो भी इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप होगा वो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। अब समझो एक बात, अगर मैं इसको देखूं तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। क्यों sp2 है भाई? 3 सिग्मा बॉन्ड है तो इसका स्टेरिक नंबर कितना आएगा? 3 आएगा। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ट्राइगोनल प्लेनार, इसका ज्योमेट्री क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनार होगा। और ये कैसा है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। कैसा है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और कार्बोकेटाइन कैसा हो सकता है? CH2 डबल बॉन्ड, इसको बोलते हैं एल्काइल कार्बोकेटाइन। वैसे तो ये मिथाइल है CH3 वाला, तो ये मिथाइल कार्बोकेटाइन है। अब देखो CH2 CH+, ये है CH2 CH+, ये तुम्हारा क्या हो गया? मिथाइल कार्बोकेटाइन। क्या हो गया? मिथाइल कार्बोकेटाइन।
कार्बोकेटायन। अब प्यारे बच्चों इसको देखो, इसको बोलते हैं विनाइल कार्बोकेटायन। पहली बात कि जो कार्बन डबल बॉन्ड वाला कार्बन होता है उसको विनाइलिक कार्बन बोलते हैं, और डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन को एलाइलिक बोलते हैं, वो बाद में आएगा बताऊंगा। ये कौन सा है? ये विनाइल कार्बोकेटायन है। कौन सा है? विनाइल कार्बोकेटायन। अब बता इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? एक हाइड्रोजन इधर सिग्मा बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड इधर, दूसरा तो पाई बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड तो दो ही है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp। क्या है? sp। अब अगर ये sp हाइब्रिडाइज्ड है तो sp वाले में परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है? 50%। और परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है कि नहीं? बोलो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। तो यार ये तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पे कौन सा चार्ज डाल दिए हो? पॉजिटिव। ये तो छटपटा रहा होगा, समझ रहे हो, दर्द में होगा ये। क्यों? क्योंकि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, हाइब्रिडाइजेशन sp है, और sp पे तुमने डाल दिया पॉजिटिव चार्ज। ये वही बात हो गई कि कोई बहुत अमीर आदमी है, उसको 5 रुपया थमा दिए, बोले जाओ मार्केट घूम के आओ। ये कोई बात हुई? इसका हालत हो गया गंभीर, इसका हालत बहुत खराब है, तो ये छटपटा रहा होगा, इसकी स्टेबिलिटी बहुत ही बेकार होगी, राइट। तो विनाइल कार्बोकेटाइन कैसा होगा? हाईली अनस्टेबल होगा। कैसा होगा? हाईली अनस्टेबल होगा। जिसकी भी स्टेबिलिटी कम होगी वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, वो आसानी से रिएक्ट करके अपना चाहेगा पॉजिटिव चार्ज कैसे भी खत्म करे। तो विनाइल कार्बोकेटाइन्स आर हाईली अनस्टेबल, याद रखना। और ये देखो, इस कार्बन को बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन को क्या बोला जाता है? एलाइलिक कार्बन। तो ये एलाइल कार्बोकेटायन है, एलाइल कार्बोकेटायन। कैसा कार्बोकेटायन है? एलाइल कार्बोकेटायन है। और जरा गौर से देखो, क्या ये रेजोनेंस कर रहा है? इसका अगर मैं दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो CH डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया। यार ये तो दो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है। क्या? दो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये हाईली स्टेबल होता है। कैसा होता है? हाईली स्टेबल होता है। तो अगर तुमको बोले कि मिथाइल, विनाइल और एलाइल में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, अगर मैं इसको 1 बोलूं, इसको अगर मैं 2 बोलूं और इसको अगर मैं 3 बोलूं, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? द आंसर इज 3। 3 के बाद कौन होगा? 3 के बाद 1 होगा। सबसे गया गुजरा कौन है? 2। सबसे कम स्टेबिलिटी किसका होगा? 2 का। क्यों? क्योंकि वो विनाइल है, sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 में 33% है परसेंटेज एस कैरेक्टर, sp में 50% है। परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी कम होगा। बताओ, समझ में आया? ये 3 प्रकार के तुमको कार्बोकेटाइन दिखेंगे, वैसे बहुत है और भी बहुत सारे हैं, बट मेनली ये 3 मैं तुमको अभी बताया। अब मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा कि इसको कैसे कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है, इसके स्टेबिलिटी को कैसे कैसे हम लोग को डिफरेंशिएट करना है। इसको छाप लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखो, अब देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन explained through इंडक्टिव इफेक्ट। अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट से कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करूं तो मैं कैसे करूंगा? पहली बात कि भाई स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन जो होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट होगा। क्यों? कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको जो जो इलेक्ट्रॉन देगा वो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, तो प्लस आई वाला बढ़ाएगा और माइनस आई वाला इसकी स्टेबिलिटी को घटाएगा। इलेक्ट्रॉन खींचने वाला स्टेबिलिटी घटाएगा, इलेक्ट्रॉन देने वाला स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। तो अगर मान लिया जाए कि आपके पास है CH3 CH2 प्लस, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, CH3 CH CH3 प्लस, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, CH3 CH सॉरी CH3 C CH3 CH3, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अब अगर मैं डिग्री वाइज देखूं, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है, अगर मैं इन तीनों को कंपेयर करूं स्टेबिलिटी में तो बोल कौन ज्यादा स्टेबल है? यहाँ पे इसका प्लस आई, इसका भी प्लस आई, इसका भी प्लस आई,
तीनों तरफ से प्लस आई लग रहा है, यहाँ पे यहां से प्लस आई, यहां से प्लस आई, यहाँ पे एक ही तरफ से प्लस आई लग रहा है। तो अगर मैं इन तीनों को कंपेयर करूं तो हमारा आंसर आएगा 3 डिग्री का सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का। रीजन क्या है? प्लस आई इफेक्ट। जिसका प्लस आई ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, जिसका प्लस आई कम होगा उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। ये बेस्ड ऑन प्लस आई इफेक्ट है, राइट। ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया। अगर मान लो इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देता, मान लो मैं ऐसा करता CH2 प्लस, यहां मैंने F लगा दिया, CH2 प्लस, यहां मैंने Cl लगा दिया, CH2 प्लस, मैंने Br लगा दिया, CH2 प्लस, यहां मैंने I लगा दिया। अब इन चारों को अगर मैं कंपेयर करूं प्यारे बच्चों, तो आपको पता है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा माइनस आई किसका लगेगा? फ्लोरीन का। फ्लोरीन का माइनस सबसे ज्यादा लगेगा माइनस आई, और आयोडीन का सबसे कम लगेगा। तो ये गरीब को और गरीब कर रहा है, तो जो जितना ज्यादा गरीब करेगा वो उतना कम स्टेबल होगा। तो इसमें स्टेबिलिटी का सीक्वेंस ही आ जाएगा कि नहीं, बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा, वेरी गुड। तो ये तुम्हारा स्टोरी है बेस्ड ऑन इंडक्टिव इफेक्ट। अब तुमको इंडक्टिव इफेक्ट का मैंने सीक्वेंस बताया हुआ है, प्लस आई माइनस का, माइनस आई का, उसको आप याद रखोगे तो आप कमेंट कर पाओगे कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन कम स्टेबल होगा बेस्ड ऑन इंडक्टिव इफेक्ट। बट बेसिक फंडा यही है, ठीक है। ओके, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन explained through हाइपर कॉन्जुगेशन। तुमको पता है कि हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बोकेटायन में होता है, फ्री रेडिकल में होता है, एल्कीन में और एल्काइन में होता है। तो भाई साहब कार्बोकेटायन में तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, और अगर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा। तो हम सिंपल सा बात क्या बोलेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, ये C प्लस मतलब कार्बोकेटायन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। यस और नो? यस सर। तो अगर मान लो मैं फिर से वही लेता हूं, CH3CH2 प्लस, CH3CH3 प्लस, CH3CH3 प्लस। अब अगर मैं इन तीनों को कंपेयर करूं तो प्लस आई से ही कंपेयर हो गया था कि भाई सबसे ज्यादा तीसरा स्टेबल है, और वैसे भी यहाँ पे कितना अल्फा हाइड्रोजन है? 9। यहाँ कितना है? 6। यहाँ कितना है? 3 अल्फा हाइड्रोजन है। भाई तो जिसके पास जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा, क्योंकि वो उतना ही ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। यस और नो? अब समझो मजा कब आएगा। मान लो ये है CH3CH2 प्लस, CH3CH2 प्लस, और ये है, मैंने मिथाइल की जगह इथाइल लगा दिया, मैंने मिथाइल की जगह क्या लगा दिया? इथाइल। अब तुम इसको इंडक्टिव इफेक्ट से सोचो तो इथाइल का इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट तो मिथाइल से ज्यादा होता है। तो अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट से सोचूं तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये वाला है, राइट। सबसे ज्यादा स्टेबल ये वाला है, उसके बाद ये वाला है, उसके बाद ये वाला। इसमें तो कुछ दिक्कत नहीं आएगा, इसमें तो सेम आ जाएगा, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन भी इसमें 2 2 4 2 6 है, इसमें 2 और 2 4 है, इसमें 2 ही है। तो अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट से सोचूं तो इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों से सोचूं तो आंसर यही आएगा। मेरा जो तात्पर्य था क्वेश्चन का वो ये था कि अगर मान लो तुम्हारे पास है CH3 CH2 CH2 प्लस, और मैं मिथाइल वाला लेता हूं। अब देखो इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं, इन दोनों के स्टेबिलिटी को कंपेयर करूं तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 2 2 4 2 6, इसको मत गिन लेना, बीटा कार्बन हो गया वो, और यहाँ 9 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर तुम इंडक्टिव इफेक्ट से कमेंट करते हो, इंडक्टिव इफेक्ट से ये ज्यादा स्टेबल दिखेगा, क्योंकि यहाँ 3 इथाइल है, 3 इथाइल का प्लस आई ज्यादा होगा 3 मिथाइल के कंपैरिजन में। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन, इस दोनों में ज्यादा शक्तिशाली कौन है?
इन दोनों में ज्यादा प्रभावशाली कौन है? हाइपर कॉन्जुगेशन। RHI रेजोनेंस सबसे पावरफुल, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट। तो बेटा यहाँ 9 अल्फा हाइड्रोजन है या 6 अल्फा हाइड्रोजन है, ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ये, क्योंकि यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन को हम लोग ज्यादा तवज्जो देंगे इन कंपैरिजन टू इंडक्टिव इफेक्ट, राइट। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से अगर मेरे को कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी कंपेयर करना होगा तो मैं सिंपल शब्दों में क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा कि भाई वाह, जिसका अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, उसमें कोई किडनी लगाने की जरूरत नहीं है। बात समझ आ गई? वेरी गुड। आगे चलते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन एक्सप्लेन्ड थ्रू रेजोनेंस। अगर मैं रेजोनेंस से कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को देखूं तो सिंपल सा बात है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। भाई जिसमें जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। भाई जितना डीलोकलाइजेशन होगा उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगा। देयर इज नथिंग टू थिंक अबाउट, इट्स ऑल सिंपल, राइट। सो अगर मान लो बच्चे मन के सच्चे, अगर मान लो ये है और अगर मान लो ये है, इन दोनों को कंपेयर करना है। इसमें एक डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस है, इसमें दोनों डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस है, कौन ज्यादा स्टेबल होगा? जिसमें ज्यादा रेजोनेंस होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। जैसे मान लो हमारे पास फिनाइल है, कौन है? हमारे पास फिनाइल है, हमारे पास कौन है? हमारे पास मान लो फिनाइल है। हम ऐसा लेते हैं, फिनाइल को मैं आगे से पीएच लिखूंगा, राइट। ये जो तुम CH2+, ये जो देख रहे हो इसको फिनाइल बोलते हैं, इसको मैं पीएच लिखूंगा, ठीक, ताकि टाइम बचे। मान लो ये है, एक में 2 फिनाइल ले लिया और एक में 3 फिनाइल ले लिया। इसमें 3 फिनाइल ले लिया। अब अगर मैं इसके स्टेबिलिटी को कंपेयर करूं, अगर मैं इसके स्टेबिलिटी को कंपेयर करूं, ये हमारा 1 है, मान लो ये 2 है, ये 3 है, तो सिंपल सा बात है, इसमें 3 रिंग में रेजोनेंस हो रहा है, इसमें 2 रिंग में रेजोनेंस हो रहा है, इसमें 1 रिंग में रेजोनेंस हो रहा है। जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उसका स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा, जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उसका स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा। तो भाई सिंपल सा बात है, रेजोनेंस के हिसाब से देखना होगा तो जितना ज्यादा रेजोनेंस स्टेबिलिटी उसका उतना ही ज्यादा। और रेजोनेंस ज्यादा शक्तिशाली होता है किससे? हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों से। कार्बोकेटाइन के अंदर एक और खेल होता है जिसको बोलते हैं डांसिंग रेजोनेंस। तो स्टेबिलिटी एक्सप्लेन्ड थ्रू डांसिंग रेजोनेंस। कुछ नहीं है, हलवा है, हलवा, आसान चीज है। ये होता कहां पे है? साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन में होता है। इट इज ऑब्जर्व्ड इन साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। क्या होता है ये तुम्हारा साइक्लोप्रोपाइल है और ये मिथाइल CH3 लगा दिया, तो ये तुम्हारा साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन है। यहां पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब समझो इसके अंदर क्या होता है। देखिए 3 मेंबर का रिंग है, कितने मेंबर का रिंग है? 3 मेंबर का रिंग है। तुमने पढ़ा होगा बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी। बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी क्या कहता है? अगर नहीं पढ़ा तो मैं बता रहा हूं। बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी क्या कहता है कि भाई ये 3 मेंबर का रिंग है, इसमें एंगल कितना दिख रहा है तुमको? 60 डिग्री। साइक्लोप्रोपेन में एंगल क्या है? 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60 डिग्री। 60 डिग्री एंगल है। अब तुम मेरे को एक बात बताओ, यहां पे एंगल कितना है? 60 डिग्री।
अब मेरे को एक बात बताओ, यहां कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है? हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। भाई sp3 के लिए बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? 109.5, 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 5 मिनट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कितना? 60 डिग्री। ओ माय गॉड। इसको स्टेबल रहने के लिए कितना एंगल चाहिए? 109.5 है कितना? 60 डिग्री। तो बहुत दर्द में होगा। 49.5 डिग्री का एंगुलर स्ट्रेन है। कितना एंगुलर स्ट्रेन है इसके अंदर? कितना एंगुलर स्ट्रेन है? 49.5 डिग्री का एंगुलर स्ट्रेन है इसके अंदर। तो छटपटा रहा होगा। जैसे ही उसको जुगाड़ मिलेगा रिंग खुलने का, तुरंत रिंग खुल जाएगा। जैसे ही इसको जुगाड़ मिलेगा रिंग खुलने का, रिंग खुल जाएगा। यही है बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी। तो 3 मेंबर के रिंग में एंगुलर स्ट्रेन कितना होता है? 49.5। 4 मेंबर का अगर रिंग होगा तो उसके अंदर एंगुलर स्ट्रेन कितना आएगा? अगर मान लो मैं 4 मेंबर का रिंग बनाता हूं, तो इसमें एंगुलर स्ट्रेन कितना, ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। और होना, और हाइब्रिडाइजेशन इसका कितना है? sp3। तो भाई होना कितना चाहिए? एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल होना चाहिए 100। एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? 109.5। और एक्चुअल बॉन्ड एंगल है 90 डिग्री। तो एंगुलर स्ट्रेन कितना हो गया? एंगुलर स्ट्रेन कितना हो गया? 109.5 माइनस 90 डिग्री, यानी कि 19.5 डिग्री। इसको भी कष्ट है, बट ये इससे कम कष्ट में है। लेकिन इसमें भी कष्ट है। जब तुम 5 मेंबर का रिंग देखोगे, जब तुम 5 मेंबर का रिंग देखोगे, तो उसमें एंगल होता है 108 डिग्री। तो यहाँ एंगुलर स्ट्रेन जो होगा वो 1.5 डिग्री का होगा। यहाँ जो एंगुलर स्ट्रेन होगा वो 1.5 डिग्री का होगा। और 6 मेंबर और उसके ऊपर वाले में स्ट्रेन रिलेटिवली कम होता है या नहीं होता है। 6 मेंबर सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। बट बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी के हिसाब से उसमें भी एंगुलर स्ट्रेन कंसीडर किया था। बट रियलिटी में एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व्ड कि 6 मेंबर रिंग में कोई एंगुलर स्ट्रेन नहीं है, क्योंकि 120 डिग्री है बॉन्ड एंगल, ठीक है, तो स्टेबल रहता है। अब समझो, इसी 3 में तुम समझ जाओ, यहाँ एंगुलर स्ट्रेन 1.5 है, जो कि रिलेटिवली बहुत कम है। तो 5 मेंबर वाला रिंग को हम लोग स्टेबल मानते हैं। और 4 मेंबर, 3 मेंबर, इसकी स्टेबिलिटी कम है। लेकिन 3 मेंबर तो भाई एकदम तो छटपटा रहा होगा दर्द से, भाई इतना कष्ट होगा। ये ऐसे करके होगा हमेशा 49.5 डिग्री का एंगुलर स्ट्रेन लेके। इसको जैसे ही रिंग खुलेगा, इसको परम आनंद मिलेगा। जैसे ही रिंग खुलेगा, एकदम जन्नत का सैर करने लगेगा। बोलेगा भाई मजा आ गया, कहाँ कष्ट में डाल दिया था, फंसा दिया था जंगल में। तो भाई सीधा सा बात है, जैसे रिंग खुलेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगा, तो खूब अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा कि नहीं? वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड, राइट? तो एक तो रिंग ओपनिंग से एनर्जी रिलीज हो, ऊपर से रेजोनेंस हो जाए, तो इतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है कि ये कार्बोकेटाइन डांसिंग रेजोनेंस की वजह से बहुत स्टेबल होता है। तो अब आते हैं मुद्दे पे, डांसिंग रेजोनेंस पे। ये तो बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी का पार्ट था, इसको प्लीज छाप लो तुम लोग। बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी है ये। कौन सा थ्योरी? इधर लिख देता हूं, बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी। ठीक, इसको छाप लो। फिर हम लोग देखते हैं कि डांसिंग रेजोनेंस का असली बात क्या है। देखो, अब देखो, ये जो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल, सीपीएम कार्बोकेटाइन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? सीपीएम, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। इसके अंदर क्या होता है? ये जो सिग्मा बॉन्ड है, ये रिंग टूटता है, टूट के ये इधर चला जाता है। जैसे ही ऊपर गया तो वहां डबल बॉन्ड आ गया ऐसे, और ये ऐसा डांस करता हुआ दिखेगा ऐसा। अब उसे दिखता नहीं है, बट बोलने को बोल देता है डांसिंग रेजोनेंस, लोगों को लगता है कि डांस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ? यहाँ पे एक तो रिंग ओपनिंग हुआ, रिंग ओपनिंग की वजह से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई, उसके ऊपर से रेजोनेंस भी हो गया। ओ माय गॉड, सोने पे सुहागा, आइसिंग ऑन द केक, इट इज वेरी स्टेबल। क्यों? क्योंकि एक तो रिंग ओपनिंग में बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई, और दूसरी रेजोनेंस होने लग गया। इस दोनों कारण से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो साइक्लोप्रोपाइल सीपीएम कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होता है। अब समझो ये डांसिंग रेजोनेंस। अब समझो, अगर मैं इसमें 3 डब्बा लगा दूं, यहां कार्बन, भाई साहब
ये तो खतरनाक स्टेबल होगा, ये तो खतरनाक, इसकी स्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है क्योंकि तीनों रिंग के साथ डांसिंग रेजोनेंस हो रहा है, तो इट इज हाईली स्टेबल। कार्बोकेटाइन, ठीक। तो डांसिंग रेजोनेंस समझ आया, ये है सिंपल सा चीज डांसिंग रेजोनेंस। डांसिंग रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन का बहुत ज्यादा होता है। अब हम लोग देख रहे हैं कि ओवरऑल स्टेबिलिटी, एक और कंपाउंड है जिसको हम बोलते हैं ट्रोपिलियम आयन। ये एरोमेटिक होता है, एरोमेटिसिटी हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो ये जो है इसको बोलते हैं ट्रोपिलियम आयन। ये बहुत ज्यादा स्टेबल है, क्यों? क्योंकि ये बेंजीन से भी ज्यादा स्टेबल है, ये एरोमेटिक है और 7 मेंबर का रिंग है, एंगुलर स्ट्रेन बिल्कुल नहीं होगा, हाईली स्टेबल होता है, ठीक, हाईली स्टेबल, बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। तो एरोमेटिसिटी अगले क्लास में पढ़ेंगे, उसमें डिटेल में पढ़ ही लेंगे, बट दिस इज ऑल्सो वेरी मच स्टेबल। अब हम लोग ओवरऑल कंपैरिजन देख लेते हैं कि भाई जितना भी कार्बोकेटायन है उसमें भाई सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, फिर कौन होगा। देखो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा NH2 CH2 प्लस। द रीजन बीइंग, यहाँ पे नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है वो लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज का रेजोनेंस है। किसका रेजोनेंस है? लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज। और लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज का रेजोनेंस होगा वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है, राइट, क्योंकि ये यहाँ से इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है थ्रू रेजोनेंस और इसका ऑक्टेट ही कंप्लीट कर दे रहा है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा इसको ऑक्टेट ही कंप्लीट हो जाएगा, तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। इसके बाद जो स्टेबल होता है वो होता है OH CH2 प्लस। यहाँ पे दो दो लोन पेयर है, यहाँ से भी इसको रेजोनेंस मिल रहा है। अब चूंकि ऑक्सीजन इज लेस इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी नाइट्रोजन के कंपैरिजन में कम होगा, इसलिए ये इसके कंपैरिजन में कम स्टेबल होगा। इसके बाद जो होता है वो वही 3 रिंग वाला साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन, ये 3 वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। इसके बाद कौन आएगा? इसके बाद 2 वाला आएगा। कितना वाला आएगा? 2 वाला। यहाँ पे H लगा दो प्लस, इसमें 2 रिंग के साथ हो रहा है डांसिंग रेजोनेंस, इसमें 3 रिंग के साथ डांसिंग रेजोनेंस। इसके बाद आएगा ट्रोपिलियम आयन। इसके बाद कौन आएगा? ट्रोपिलियम आयन, इसको भी याद रखना है। अब कौन आएगा? अब आएगा वही तुम्हारा 3 फिनाइल वाला, जो 3 बेंजीन के साथ रेजोनेंस कर रहा था। मैं फिनाइल PH लिख रहा हूँ, बेंजीन रिंग है ये। इसके बाद आएगा 2 वाला, इसके बाद आएगा 9 अल्फा हाइड्रोजन वाला। अब यहाँ पे तुमको बहुत सारी चीजें हैं जो याद रखनी है। 9 अल्फा हाइड्रोजन वाला आएगा, इसकी स्टेबिलिटी इससे ज्यादा है बेंजाइल कार्बोकेटायन से। रीजन की 9 अल्फा हाइड्रोजन का जो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से एनर्जी रिलीज हो रहा है वो इसको ज्यादा स्टेबलाइज कर दे रहा है इन कंपैरिजन टू दिस। अब तुम बोलोगे सर आपने तो बोला था कि RHI रूल लगाना है। लगाना है, 99% केस में वो चल जाएगा, जहां नहीं चलेगा वो सब मैं बता ही दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ 9 अल्फा हाइड्रोजन डोमिनेट कर जाता है इसके रेजोनेंस पे और ये ज्यादा स्टेबल होता है। इसके बाद आ जाएगा तुम्हारा एलाइल कार्बोकेटायन। क्या आ जाएगा? एलाइल कार्बोकेटायन आ जाएगा। ये एलाइलिक कार्बोकेटायन है, ठीक। इसके बाद आ गया 2 वाला CH3CH 2 डिग्री वाला, और इसके बाद आ गया CH3CH2 प्लस। इसके बाद आ जाएगा CH3 प्लस। ये ओवरऑल सीक्वेंस हो गया तुम्हारा कार्बोकेटायन का, ठीक है। ये ओवरऑल सीक्वेंस हो गया कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी का। इसको दिमाग में बिठा के रखना, जरूरी नहीं है कि रट ही लो, बट 5 बार 6 बार 10 बार पढ़ोगे तो अपने आप याद हो जाएगा, ये उस टाइप का चीज है, ठीक है। ओके, गॉट इट, समझ में आया। तो ये स्टोरी किसका था? कार्बोकेटायन का, ठीक। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे किसके तरफ? कार्बेनायन की तरफ। कार्बेनायन में इतना ज्यादा काम धाम नहीं, इतना ज्यादा टाइम नहीं रहेगा, तो हम लोग अब देखते हैं कार्बेनायन। देखो बच्चों, कार्बेनायन बनेगा कैसे भाई? कार्बेनायन तुम्हारा CH3 माइनस, ये कार्बेनायन है, CH H और एक
नेगेटिव चार्ज है। तो अगर मैं देखूं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, ये तो sp3 आ गया, 1 2 3 सिग्मा और एक लोन पेयर आ गया, नेगेटिव चार्ज लोन पेयर जैसा ही कंसीडर होगा। तो भाई 4 स्टेरिक नंबर है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ गया। ठीक, पिरामिडल ज्योमेट्री होगा इसका, अमोनिया के जैसा। किसके जैसा? अमोनिया। NH3 में भी वही होता है, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर और 3 हाइड्रोजन के बाद सिग्मा बॉन्ड। ठीक, अब ये कार्बन आयन ना इलेक्ट्रॉन रिच है। कैसा है? ये इलेक्ट्रॉन रिच है। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप इसकी स्टेबिलिटी को घटाएगा, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। दिस इज मिथाइल कार्बन आयन। ये कौन सा है? मिथाइल कार्बन आयन है। कौन सा है? ये मिथाइल कार्बन आयन है। अच्छा, और ये कौन सा होगा? ये विनाइल होगा। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वो कार्बोकेटायन था, ये कार्बेनायन है। राइट, अब इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2 और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp। अब तुमको पता है कि नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे ज्यादा स्टेबल होगा कि नहीं? इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? तीसरा वाला। क्यों? क्योंकि sp हाइब्रिडाइज है। sp मतलब परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना आ गया? 50। ये sp2 है तो 33%, ये sp3 है तो 25%। तो अगर मैं इसको 1 लूं, इसको 2 लूं और एसिटिलाइड आयन, इसको एसिटिलाइड आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटिलाइड आयन। तो भाई इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? 3 के बाद 2 के बाद 1। ये सीक्वेंस आएगा। दिस इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बेस्ड ऑन परसेंटेज एस कैरेक्टर। राइट, सो दिस इज बेसिक। राइट, अब ये बनता कैसे है? ये होमोलिटिक सॉरी हेट्रोलिटिक क्लीवेज से बनता है, जो कि हम लोग अगले मतलब इससे पहले वाले लेक्चर में, पहला लेक्चर जो था जीओसी का, उसमें मैंने बताया था कि कौन होमोलिटिक क्लीवेज से बनता है और कौन हेट्रोलिटिक क्लीवेज से बनता है। ठीक है सर, अब देखते हैं हम लोग कि स्टेबिलिटी इसका कैसे कंपेयर करेंगे। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन एक्सप्लेन्ड थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट। देखो इसमें बहुत कम चीज होता है, बहुत कम चीज मतलब इसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा नहीं, इसके अंदर डांसिंग रेजोनेंस होगा नहीं, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट से देखना है और रेजोनेंस से देखना है बस। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन एक्सप्लेन्ड थ्रू इंडक्टिव, सिंपल सा बात है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन को C माइनस लिख दो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। भाई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। इलेक्ट्रॉन देने वाला घटाएगा। द रीजन इज इलेक्ट्रॉन जो दे रहा है वो तो और डिस्टेबलाइज करेगा, क्योंकि ये खुद इलेक्ट्रॉन रिच है। इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा तो स्टेबिलिटी गिर जाएगा, इसलिए इसका स्टेबिलिटी कम होगा। तो भाई सिंपल सा बात है कि अगर मैं कार्बन का डिग्री वाइज कार्बन आयन की स्टेबिलिटी चेक करूं तो तुम ही बताओ, अगर मान लो हमारे पास 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बन आयन है तो इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा प्यारे बच्चों? क्या कार्बोकेटायन जैसा आएगा या उल्टा आएगा? सर उल्टा आएगा। 1 2 3 होने वाला है। यहाँ क्या होने वाला है? 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। रीजन क्या है? प्लस आई स्टेबिलिटी को घटाता है तो इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप इसके स्टेबिलिटी को कम करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप इसके स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वेरी गुड। अब मेरे को एक बात बताओ, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन तो है नहीं, तो अगर मान लो कि मैं ऐसा कुछ लेता हूं, अगर मैं ऐसा कुछ लेता हूं, इस दोनों को कंपेयर करूं, इसमें ज्यादा स्टेबल कौन होगा, कम स्टेबल कौन? देखो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन तो है नहीं कि यहाँ 6 अल्फा हाइड्रोजन और 4 लेके, और यहाँ 6 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ 4 लेके हम लोग बोल दें हाइपर कॉन्जुगेशन हो ही नहीं रहा है, तो सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट से डिसाइड होगा। इसका प्लस आई कम है मिथाइल का, और इथाइल का प्लस आई ज्यादा है, तो प्लस आई डिस्टेबलाइज करता है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होगा।
यहाँ पे स्टेबिलिटी विल बी ओनली डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट. वी आर नॉट कंसिडरिंग हाइपर कॉन्जुगेशन. व्हाई? बिकॉज कार्बन आयन डू नॉट अंडरगो हाइपर कॉन्जुगेशन. क्लियर है बच्चों? ठीक है. अब आगे देखते हैं. ये तो तुम्हारा हो गया कि इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे तुम प्लस आई वाले से कैसे चेक किए. अगर माइनस आई लगा होता, मान लो CH3 CH माइनस, यहां पे मैं F लगा देता, CH3 CH माइनस, यहां मैं NO2 लगा देता, CH3 CH माइनस, यहां मैं Cn लगा देता. तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है. इसको कंपेयर करना है. तुमको याद है सबसे स्ट्रॉन्ग माइनस आई किसका था? NO2 का. तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? 2. माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. उसके बाद कौन था? साइनाइड. 2 के बाद 3, 3 के बाद कौन आएगा? 1. ये सीक्वेंस आएगा. तो तुमको माइनस आई का ग्रुप का सीक्वेंस अगर याद रहेगा तभी तो तुम ऐसे सवाल को कर पाओगे. बोलो. वेरी गुड. एक इसका बहुत ही शानदार क्वेश्चन होता है. CF माइनस CL माइनस BR माइनस और I माइनस. अगर मैं इस तीनों को कंपेयर करूं बच्चों, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है. इस चारों को अगर मैं कंपेयर करूं तो इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? तुम्हारा दिमाग सिंपल सा बात बोलेगा, सर फ्लोरीन वाले में माइनस आई सबसे ज्यादा हो रहा है, तो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी, फिर क्लोरीन वाले का, फिर ब्रोमीन वाले का, फिर आयोडीन वाले का. तुम्हारा दिमाग तो यही बोल रहा है. बट यहाँ पे कैच है. क्या कैच है? यहाँ पे होता है नेगेटिव, या ये बोलो बैक बॉन्डिंग होता है. यहाँ पे क्या होता है? बैक बॉन्डिंग. कैसे बैक बॉन्डिंग होता है? ये जो तुम्हारा क्लोरीन है, क्लोरीन के पास क्या है भाई? वेकेंट ऑर्बिटल है. क्लोरीन के पास क्या है? वेकेंट ऑर्बिटल. तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो उसके वेकेंट ऑर्बिटल के साथ रेजोनेंस करने लग जाएगा. क्लोरीन के पास 3D है, 3D खाली है ना. मैंने बोला था थर्ड पीरियड के नीचे सब में वेकेंट ऑर्बिटल होता है. तो यहाँ क्लोरीन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है. क्लोरीन हैव वेकेंट 3D ऑर्बिटल. और वेकेंट 3D ऑर्बिटल है तो इट विल अंडरगो बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस. अब ये क्या होता है? यहां क्या होगा? ये जो माइनस है वो एक बार Cl के साथ, इस Cl के साथ बैक बॉन्डिंग किया, एक बार इसके साथ किया, एक बार इस तीनों के साथ किया. तो कैसे किया? Cl, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, ये माइनस एक बार इसके साथ बैक बॉन्डिंग किया, यहां माइनस है, ये एक बार इसके साथ किया, और ये माइनस एक बार इसके साथ किया. चूंकि ये तीनों के साथ किया तो इसका हाइब्रिड कैसा बनेगा? इसका हाइब्रिड ऐसा बनेगा. तीनों क्लोरीन के साथ ये बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस कर रहा है, जिसकी वजह से इस नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गया. राइट. अब मुद्दे की बात यह है, सर यहाँ तो बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस होने लग गया तो CCl3 का तो स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है. यस यस यस, Br के पास भी वेकेंट ऑर्बिटल है सर, इसका मतलब ये भी बैक बॉन्डिंग करेगा? नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ब्रोमीन का साइज क्या है? ज्यादा. बॉन्ड लेंथ क्या होगा? ज्यादा. ये बेचारा ऐसा पकड़ना चाहेगा उसके वेकेंट ऑर्बिटल को, पकड़ ही नहीं पाएगा. क्यों? क्योंकि डिस्टेंस क्या है? ज्यादा. ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं हो पाएगी, पहुंच ही नहीं पाएगा. तो यहाँ पे लार्जर डिस्टेंस की वजह से या लार्जर साइज की वजह से नो बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस. नो बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस. तो भाई सेकंड वाले में बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस है, थर्ड और फोर्थ में नहीं है. ऑल्दो इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है बट नहीं है. तो अब 1, 3, 4 में कौन डिसाइड करेगा? इंडक्टिव इफेक्ट. तो 1, 3, 4 में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 4. तो सबका राजा कौन?
2, उसका प्रजा कौन, 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 3 के बाद 4, ये तुम्हारा स्टेबिलिटी का सीक्वेंस आने वाला है। बतवा समझ में आया क्या? बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस समझा क्या? बैक बॉन्डिंग जो BF3 में होता है, तुम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े होगे, नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं है, कमेंट करोगे, 5-6 कमेंट करोगे, पहले तो मैं 10 बोलता था, अब तुम लोग कमेंट ही नहीं करते हो, 5-6 कमेंट भी अगर करोगे तो मैं केमिकल बॉन्डिंग का भी वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन एक्सप्लेन्ड थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट। अब अगर मैं रेजोनेंस से एक्सप्लेन करूं तो क्या होगा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन एक्सप्लेन्ड थ्रू रेजोनेंस। अब भाई देख, अगर मैं रेजोनेंस से एक्सप्लेन करूं तो सिंपल बात है, जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा, जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। तो अपन क्या बोलेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जितना ज्यादा रेजोनेंस स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा। तो अगर मान लो मैं 3 फिनाइल लगाता हूं तो ये नेगेटिव चार्ज तीनों रिंग में रेजोनेंस करेगा। अगर मैं 2 फिनाइल लगाता हूं तो ये नेगेटिव चार्ज 2 रिंग में करेगा, और अगर मैं एक ही फिनाइल लगाता हूं तो 1 रिंग में करेगा। तो सिंपल सा बात है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये सीक्वेंस आएगा स्टेबिलिटी का। आएगा कि नहीं आएगा? तो ओवरऑल स्टेबिलिटी अगर तुमको देखना है तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, इसके बाद फिर अब एल्काइल वाले पे आ जाओ तो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 माइनस ये होगा। इसके बाद तुम्हारा 1 डिग्री, मतलब ये तो 0 डिग्री है, 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, और फिर सबसे कम स्टेबल होगा 3 डिग्री। बोलो क्यों? क्योंकि 3 डिग्री में 3-3 मिथाइल का प्लस आई लग रहा है, और प्लस आई स्टेबिलिटी को क्या करता है, गिराता है। तो ये इसका ओवरऑल स्टेबिलिटी हो गया। तो कार्बन आयन में ज्यादा कुछ ऐसा था नहीं, इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इस 2 बेसिस पे करना है। रेजोनेंस जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा, और इंडक्टिव इफेक्ट जितना ज्यादा करोगे, प्लस आई जितना लगाओगे स्टेबिलिटी गिर जाएगा, माइनस आई जितना लगाओगे स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। चूंकि ये वीडियो ऑलरेडी हो गया है लगभग 40 मिनट का, तो वी विल बी नॉट वेस्टिंग मच टाइम इन दिस, एंड इसको और लंबा नहीं खींचेंगे, क्योंकि पूरा अगर मैं रिएक्शन इंटरमीडिएट इसी वीडियो में करा दूंगा तो ये बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा, और मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है कि मैं 40 मिनट से ज्यादा, मतलब चलो मैं 50 मिनट कर देता, 55 मिनट कर देता, लेकिन ये 1 घंटा 20 मिनट तक जाएगा, क्योंकि अभी तुम्हारा बाकी बहुत बचा हुआ है। तो सेकेंड लेक्चर आएगा रिएक्शन इंटरमीडिएट का, उसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन और बेंजाइन, इसके बारे में हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट पार्ट 2 में पढ़ेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट कार्बोकेटाइन एंड कार्बन आयन। बहुत अच्छे से समझो, जो भी डाउट होता है कमेंट करो, मैं कोशिश करूंगा कि कमेंट में कुछ करूं, या फिर अगले लेक्चर में, या कोई भी कुछ भी कहीं भी जुगाड़ देखूंगा मैं कैसे कर सकता हूं तुम लोगों के लिए, कुछ दिमाग लगाऊंगा और उसको तुम्हारा क्लियर किया जाएगा। प्लीज प्लीज क्वेश्चन सॉल्व करो, राइट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। इमीडिएटली सब्सक्राइब करो, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब इमीडिएटली सब्सक्राइब करो। समय ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा मैं, द वीडियो हैज ऑलरेडी गॉटन वेरी लार्ज, राइट। सो लेट्स कैच अप इन द नेक्स्ट क्लास। दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन। टाटा, बाय बाय, शब्बा खैर, बाय।